हेलो टू ऑल दोस्तों, आप लोगों का माइकल नर्सेस में स्वागत है। सभी एएनएम के छात्र छात्राओं के लिए यह एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि बिहार एएनएम में 2026 में आने वाली वैकेंसियों में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेगा। इसी एमसीक्यू सीरीज के द्वारा आप लोग पूरे एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। थ्योरी और एमसीक्यू दोनों इसमें हम लोग आपको समझाएंगे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस एमसीक्यू का है उसमें कह रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि यूटेरस जो गर्भाशय होता है फीमेल में, का वह भाग जो फैलोपियन ट्यूब के ऊपर होता है, गर्भाशय का कौन सा भाग फैलोपियन ट्यूब के ऊपर होता है। तो यूटेरस का हमारा 4 पार्ट होता है। पहला सबसे नीचे जो वेजाइना से अटैच रहता है, टच रहता है, उसे सर्विक्स कहते हैं। उसके ऊपर स्थमस्त रहता है, उसके ऊपर बॉडी रहता है और सबसे ऊपर हमारा फंडस रहता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब से ऊपर की ओर रहता है। जो हमारा फैलोपियन ट्यूब, 2 फैलोपियन ट्यूब होते हैं, वो दोनों हमारा यूटेरस से अटैच रहता है और यूटेरस में हमें यह ओपनिंग रहता है। और इसी के ऊपर हमारा जो सर्विक्स का चौथा पार्ट फंडस होता है, वह सर्विक्स के ऊपर होता है। फंडस जो हमारा पार्ट होता है गर्भाशय का, उसका फंडस जो पार्ट होता है, 4th पार्ट, वो हमारा सबसे ऊपर होता है और फैलोपियन ट्यूब के ऊपर रहता है। इस्थमस जो है वो दूसरा पार्ट है। सर्विक्स सबसे नीचे रहता है, वेजाइना से अटैच रहता है और इस्थमस उसके ऊपर रहता है, ठीक है, और उसके ऊपर बॉडी रहता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 मरीजों के बीच में नर्स को कितने समय तक हाथ धोना चाहिए। यहाँ पे हैंड वाशिंग का बात कर रहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा हैंड वाशिंग में 7 स्टेप होते हैं, जो सुमन के फॉर्मूला पे काम करता है। तो हैंड वॉशिंग करने का जो मेडिकल हैंड वॉशिंग का जो समय होता है वह 40 से 60 सेकेंड का होता है। मेडिकल हैंड वॉशिंग का जो समय होता है वह 40 से 60 सेकेंड का होता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका एवरेज जो समय होगा वह 30 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो एवरेज समय हो जाएगा 30 सेकेंड हो जाएगा, तो इसका आंसर भी 30 सेकेंड होगा। 2 मरीजों के बीच में नर्स को कितने समय तक हाथ धोना चाहिए, यह हैंड वॉशिंग की बात कर रहा है। अगर हैंड रब रहता है, हैंड रब मीन्स जो हम लोग सैनिटाइजर और स्पिरिट के द्वारा जो हैंड रब करते हैं, मीन्स हाथ में जो स्पिरिट सैनिटाइजर लगाते हैं, उसका टाइमिंग भी 30 सेकेंड होता है, ठीक ना। और मेडिकल हैंड वॉशिंग का टाइमिंग 40 से 60 सेकेंड रहता है। हमें कब कब कह रहा है 2 मरीजों के बीच में नर्स को कितने समय तक हाथ धोना चाहिए, कहने का मतलब है जब कब कब हमें हाथ धोना चाहिए। मेडिकल हैंड वॉशिंग जो 40 से 60 सेकेंड तक करते हैं, उसमें सोप और वाटर का यूज करते हैं, ठीक ना। उसमें सोप और वाटर का यूज करेंगे। जो कब कब करेंगे, तो पेशेंट के छूने से पहले, छूने के बाद, और पेशेंट का कोई स्टेराइल प्रोसीजर जैसे कैनुला लगा रहे हैं उससे पहले करना है, उसके बाद करना है। और जब उसके सराउंडिंग्स में कभी कोई सामान हो, यूरिन बैग हो, कोई सामान हो, दवाई हो, उसे टच करने के बाद करते हैं। 5 ऐसा समय होता है जब हमें पेशेंट के टच में आने के बाद हाथ धोया जाता है, हैंड वॉशिंग करना चाहिए। तो इसका आंसर 30 सेकेंड हो जाएगा। नॉर्मली 40 से 60 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेमोरी आर्टरी किस को रक्त प्रदान करती है। मेमोरी धमनी जो हमारा आर्टरी जो होता है, आर्टरी कहने का मतलब धमनी, जो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें रहता है। तो
मेमोरी आर्टरी किसको रक्त प्रदान करती है, किसको रक्त प्रदान करती है? तो इसका जो आंसर है वो आपको क्वेश्चन में छुपा हुआ है। हमारा जो मेमोरी आर्टरी होता है, मेमोरी मिस हो गया मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड जो कि स्तन में रहता है, ब्रेस्ट में प्रेजेंट रहता है मेमोरी ग्लैंड, उसको प्रदान करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्तन हो जाएगा सी, ठीक ना, स्तन सी हो जाएगा। ब्रेस्ट को प्रदान करती है मेमोरी आर्टरी। पैर को जो हम है हमारा टिबियल आर्टरी, पैर को हमारा टिबियल आर्टरी रक्त पहुंचाती है। पेट में गैस्ट्रिक आर्टरी पहुंचाती है और मस्तिष्क में सेरिब्रल आर्टरी पहुंचाती है। और हमारे हार्ट में, यह क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, हार्ट में कौन सा आर्टरी ब्लड पहुंचाता है? तो उसमें कोरोनरी आर्टरी हो जाएगा। हमारे हार्ट में कोरोनरी आर्टरी ब्लड पहुंचाता है। मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट में हमारा मेमोरी आर्टरी के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है, अस्पताल के संदर्भ में लामा क्या है? अस्पताल में जब हम लोग नर्सिंग प्रोसीजर करते हैं, नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ठीक ना, तो उसमें एक लामा वर्ड आता है। लामा क्या होता है? लामा का सबसे पहला फुल फॉर्म, सबसे लास्ट जो फुल फॉर्म है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। मीन्स लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस कहने का मतलब हो गया, मतलब हॉस्पिटल के खिलाफ जाकर, मेडिकल डॉक्टर जो है उनके खिलाफ जाकर अटेंडर अपनी मर्जी से, जो पेशेंट का जो परिवारजन रहता है वह अपनी मर्जी से पेशेंट को डिस्चार्ज करवा लेता है, उसी को कहते हैं लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लिविंग अगेंस्ट मेडिकल, लीव अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया? लीव का मतलब छुट्टी ले लिया, अगेंस्ट मतलब विरोध में जाकर के, अगेंस्ट मतलब किसी विरोध करना, अपोजिट, उल्टा, विरोध में जाकर मेडिकल एडवाइस। मेडिकल एडवाइस का मतलब हो गया डॉक्टर जो एडवाइस दे रहे थे उसे, उसके विरोध में जाकर के वह डिस्चार्ज ले लेता है, उसे ही लामा कहते हैं, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक ना। तो इसका लामा जो है वह लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस हो जाएगा, ठीक ना। एक इसी का दूसरा नाम डामा होता है, DAMA, डी से हो जाएगा डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। पांचवा क्वेश्चन का रहा है, जॉन स्नो जो एक साइंटिस्ट है, जॉन स्नो ने कौन से रोग की एपिडेमियोलॉजी का वर्णन किया था? जॉन स्नो जो एक साइंटिस्ट है, पूछ रहा है कौन सा रोग, मीन्स डिजीज, कौन से रोग का एपिडेमियोलॉजी का मतलब हो गया, एपिडेमियोलॉजी का मतलब हो गया द स्टडी ऑफ डिजीज, मतलब रोग के अध्ययन को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। तो कौन सा साइंटिस्ट ने, जॉन स्नो ने किस रोग का एपिडेमियोलॉजी किया था, किस रोग का अध्ययन किया था? तो इसमें इसका आंसर कोलरा हो जाएगा। डी नंबर जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन कोलरा हो जाएगा, जिसमें राइस वाटरी स्टूल देखने को मिलता है। नर्सिंग का जो मदर कहते हैं हम लोग, सिस्टर नैन्सी को जो कहते हैं, सिस्टर नैन्सी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नर्सिंग की जननी है, उसका जो उनका जो मौत हुआ था, डेथ हुआ था, वह कोलरा के वजह से ही हुआ था। तो जॉन स्नो ने कोलरा पर एपिडेमियोलॉजी, उनका कोलरा डिजीज का वर्णन किया था। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है, नवजात का वजन जन्म के वजन से दुगना कब हो जाता है? नवजात मीन्स न्यूबॉर्न, जब मदर के उम्र से, मदर के पेट से जब बच्चा बाहर आता है तो उसका नॉर्मल वजन जितना रहता है, पूछ रहा है उससे दुगना कब हो जाता है? तो बच्चे किसी भी एक इंडिया में या फिर किसी भी देश में नॉर्मल बच्चे का वजन जो बर्थ लेता है, जन्म लेता है, उसका 2.5 kg से 3.5 kg रहता है। नॉर्मल वजन 2.5 से 3.5 kg के बीच में रहता है, एवरेज 3 kg रहता है, और नॉर्मल 2.5 से, नॉर्मल रेंज जो है 2.5 से 3.5 kg के बीच में रहता है। तो अगर एवरेज 3 kg मान ले तो उसका वजन दुगना कब हो जाता है, मीन्स 6 kg कब हो जाता है? तो वह 5 माह पे हो जाता है, ठीक ना, वह 5 माह पे हो जाता है। बच्चे का वजन जो जन्म के समय रहता है उससे दुगना 5 माह पे हो जाता है। 1 साल पे 3 गुना हो जाता है, 1 साल पे 3 गुना हो जाता है, ठीक ना, और 2 साल पे 4 गुना हो जाता है, 2 साल पे 4 गुना हो जाता है, ठीक ना।
5 माह पे दुगना हो जाता है, मीन्स 6 kg का हो जाएगा। 1 साल पे 9 kg का हो जाएगा और 2 साल पे 12 kg का हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम समझे तो कह रहा है फीटल मेम्ब्रेन, भ्रूण की झिल्ली का नाम। फीटल मेम्ब्रेन मतलब जब हमारा मदर के उम्र में जो बच्चा रहता है, फीटस प्रेजेंट रहता है, तो उसको कवर करके 2 मेम्ब्रेन रखता है, कवर करके 2 मेम्ब्रेन रखता है, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है और सादा ब्लड फ्लूइड जो हमारा फीटस यूरिन पास करता है वो भी उसी के अंदर रहता है। तो उसे 2 लेयर उसे झाँप करके रखते हैं। तो वह कौन सा होता है? मिजेंट्री का सबसे लास्ट ऑप्शन देखो तो मिजेंट्री का राज, मिजेंट्री गलत हो जाएगा क्योंकि यह तो आर्टरी का नाम है, तो यह तो गलत हो जाएगा। डेसिडुआ, डेसिडुआ ये दोनों भी गलत हो जाएगा कि डेसिडुआ जो हमारा गर्भाशय होता है, यूटेरस होता है, उसी का नाम डेसिडुआ हो जाता है। अगर कोई फीमेल, कोई भी महिला अगर वह प्रेग्नेंट होती है, ठीक ना, माँ बनने वाली होती है, तो उसी गर्भाशय का नाम डेसिडुआ हो जाता है, जिसे आम्बल कहते हैं, ठीक ना, जिसे आम्बल कहते हैं, उसी का नाम डेसिडुआ हो जाता है। डेसिडुआ कोई अलग चीज़ नहीं है, गर्भाशय का नाम ही डेसिडुआ हो जाता है। फीटल मेम्ब्रेन जो होता है उसे दो जो कवर करके रखता है, उसका नाम कोरियन एंड एमनियन हो रहता है, कोरियन एंड एमनियन रहता है। ठीक है, कोरियन एंड एमनियन रहता है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखें, जिसमें कह रहा है बेड सोर का कारण है, इसमें से बेड सोर का कारण कौन है? बेड सोर क्या होता है? जब कोई भी क्रोनिक पेशेंट आईसीयू में प्रेजेंट रहता है, 10 दिन 15 दिन से वह लेटा हुआ है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, मतलब वह उसको पता नहीं, वह बेहोश है, पेशेंट कोमा में पेशेंट है, उसमें बेड सोर होने का चांस रहता है, क्योंकि वह लगातार सोया हुआ ही रहता है, जिसके कारण से उसका बॉडी जो है फ्रिक्शन होता है, वहाँ पे मीन्स जो बेड पे सोया रहता है वहाँ पे रगड़ाता है, और एक ही जगह पे प्रेशर पड़ने पे जो हमारा स्किन रहता है वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाता है और वह स्किन चमड़ी मर जाता है। ब्लड नहीं पहुँचने के कारण हाइपोक्सिया होगा, मीन्स वहाँ पे ब्लड कम पहुँचेगा, ऑक्सीजन कम पहुँचेगा, तो वहाँ का स्किन मर जाता है, उसी को बेड सोर कहते हैं। तो हमने कहा कि जब पेशेंट क्रोनिक मीन्स बहुत दिनों से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है या घर में भी पड़ा हुआ है, और तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है? पहला प्रेशर कह रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, ये भी सही है, ठीक है ना। प्रेशर, जब प्रेशर पड़ेगा कोई भी स्किन पे, जब आप देखते होंगे उंगली को दाब देते होंगे तो वहाँ का उंगली उजला पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ से सारा ब्लड घसक जाता है। तो जब ब्लड चला जाएगा तो स्किन तो मर जाएगा। फ्रिक्शन, जब वहाँ पर फ्रिक्शन होगा, रगड़ा पड़ेगा, रगड़ाएगा, जब हमारा जो बेडशीट रहता है वो रिंकल मुड़ा हुआ रहता है, तो वहाँ पे घर्षण देखने को मिलेगा, जिसके कारण से भी स्किन हमारा इंजुरी होता है, स्किन जो है हमारा वहाँ फटने लगता है और वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचेगा और डेड देखने को मिलेगा। मॉइस्चर, नमी के कारण जो हमारा स्किन रहता है वह पूरा, जैसे कोई भी चीज़ फूल जाता है, नमी के कारण मॉइस्चर, जब बहुत दिन तक पेशेंट वहाँ पे रहता है और जितना दवा हम लोग दे रहे हैं, जब पेशेंट एक्टिविटी नहीं करता है तो उसका जो वेन रहता है, नस रहता है, धमनी रहता है, वह अपना परमिएबिलिटी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, जो ब्लड को धमनी के अंदर रोक के रखता है, वह कम हो जाता है, जिसके कारण से खून के साथ जो पानी प्रेजेंट होता है वह बाहर आने लगता है, जिसके कारण हमारे चमड़ी पे मॉइस्चर मीन्स नमी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा पानी देखने को मिलेगा, स्टिकी चिपचिपा सा देखने को मिलेगा। यह तीनों कारण बिल्कुल सही है, जिसके कारण जब भींगा हुआ रहेगा, चमड़ी फूला हुआ रहेगा और वह रगड़ा पड़ेगा तो वहाँ पे इंजरी होगा, चोट लगेगा स्किन में, और प्रेशर जब पड़ेगा तो ब्लड रुक जाएगा, जिसके कारण से हमारा चमड़ी डेड हो जाएगा, स्किन डेड हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इन तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। एब्डोमेन की मांसपेशी है, एब्डोमेन हमारे पेट में कौन सी मांसपेशी रहती है, मीन्स कौन सा मसल रहता है हमारे पेट में? डेल्टोइड जो मसल है वो हमारा बाँह पे होता है, जहाँ पे हम लोग सुई लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, वैक्सीन कोई भी लगाते हैं, एएनएम के छात्रों को
बहुत ही ज़्यादा वैक्सीनेशन करने के लिए दिया जाता है, जो कि कम्युनिटी लेवल में, गांव के लेवल पे जाती हैं, उनको वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा करने को दिया जाता है, जो कि डेल्टोइड ज़्यादातर डेल्टोइड वैक्सीनेशन डेल्टोइड मसल पे ही, बाह पे जो मसल्स रहता है उसमें ही दिया जाता है। और बच्चों में वेस्टस लेटरलिस जो कि जांघ पे प्रेजेंट होता है उस पे लगाया जाता है, और बड़ों में जो हमारा हाथ बाह का जो मसल्स है डेल्टोइड मसल उस पे लगाया जाता है। ट्राइसेप्स ये भी हमारा बाह में ही रहता है, और बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो हम सब कहते हैं डोला सोला बाइसेप्स, वो भी हमारा बाह पे ही प्रेजेंट होता है। सी ऑप्शन का रहा है रेक्टस एब्डोमेनिस, रेक्टस एब्डोमिनिस जो कि हमारे पेट में प्रेजेंट होता है, हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है रेक्टस एब्डोमिनिस, ठीक ना। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड एक्सेप्ट का रहा, इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो होता है इनमें से कौन सा है, और एक को छोड़ करके तीनों है, तो कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में कौन सा नहीं है। ट्रायड का तो कहने का ही मतलब हो गया जिसमें 3 चीज़ रहेगा, ठीक ना। और हमने इपिडेमियोलॉजी में हमने कहा था कि इपिडेमियोलॉजी में कहा था कि किसी भी रोग का अध्ययन करना इपिडेमियोलॉजी कहलाता है। जब हम किसी रोग का अध्ययन करेंगे तो वह इपिडेमियोलॉजी कहलाएगा। रोग कहाँ से आएगा, रोग कहाँ से आएगा, रोग होने का 3 कारण होता है, ठीक ना। सबसे पहला तो एजेंट प्रेजेंट होना चाहिए। एजेंट कहने का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहना चाहिए, चाहे वह मलेरिया हो, चाहे कोई भी मॉस्किटो हो, मच्छर हो, एजेंट प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा होस्ट वाहक, होस्ट वाहक मिस हो गया हम लोग, ठीक ना, होस्ट वाहक मिस हो गया, एजेंट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक ना। दूसरा होस्ट वाहक प्रेजेंट हम लोग, जिसे जो बीमारी लेगा, एक तो रोगी करने वाला होना चाहिए, एक रोगी लेने वाला होना चाहिए। तो होस्ट हो गया रोगी लेने वाला, जो ह्यूमन रहता है, आदमी रहता है, वो हो गया। और तीसरा इन्वायरमेंट होता है जो इन दोनों को मिलाता है, मीन्स एक दोनों को आपस में मिलाता है। इन्वायरमेंट, जब हम घर से बाहर निकलेंगे, कोई स्ट्राइल एरिया से बाहर निकलेंगे, तब ना हमें एजेंट अटैक करेगा। तो इसलिए एजेंट और होस्ट को मिलाने के लिए इन्वायरमेंट होता है, और इस तीनों को मिला करके हमारा इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होता है। तो ये तीनों मिला करके हमें डिजीज काउज करता है। इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में होस्ट, इन्वायरमेंट और एजेंट रहता है, और डिजीज नहीं रहता है, ठीक ना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसी तरह से आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया और आपको बताया, और इसी तरह से अगले लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो 5006 पोस्ट पे जो ये जो अभी वैकेंसी हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आंसर किया आया था, वो क्वेश्चन हम लोग आपको साथ लेके आएंगे। किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। आप लोग बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, ठीक ना। एएनएम के सभी के लिए, बिहार एएनएम के लिए बहुत ही ज़रूरी क्लास हम लोग लाने वाले हैं। थ्योरी एमसीक्यू के साथ दोनों क्लास चलेगा, और आप लोग ज़रूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।